ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स की। हेडिंग डाल दो, कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सॉलिड्स में कंडक्टिविटी का स्टडी इजी है, लिक्विड और गैस में अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पॉइंट लिख दो, हेडिंग डाल दो और फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंडक्शन मैकेनिज्म in liquids is complicated is complicated to understand या to study. That's it. Second, in case of liquids, region of thermal conductivity is the collision of high and low energy molecules. ठीक है, तो हमने बात की थी कि लिक्विड में भी कंडक्शन होता है, और लिक्विड में हमने बात की थी कि जो सॉलिड का सरफेस होता है वो रफ होता है इस तरीके से। तो लिक्विड के एक छोटा सा लेयर है जो इससे स्टिक कर जाता है ना, ऊपर इसके लेयर बाय लेयर लिक्विड जो है वो मूव करता रहता है, बस नीचे वाला मूव नहीं करता है। तो नीचे वाला लिक्विड एक्चुअली और डेप्थ में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि लेयर के फॉर्म में नीचे वाला लिक्विड मूव नहीं करता है। बट क्या कभी लिक्विड के मॉलिक्यूल एक जगह रेस्ट में रह सकते हैं? क्या मॉलिक्यूल एटॉमिक लेवल पर अगर हम जाएं तो वो मूव करते रहते हैं। तो विद इन दिस स्मॉल लेयर दे विल बी मूविंग एंड हिटिंग ईच अदर लाइक दिस। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में है तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कंडक्शन से, वाइब्रेशन से ट्रांसफर हो गया हीट, लेकिन इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल तक कैसे पहुँचेगा? वो कोलिजन के थ्रू ही पहुँचेगा। लेकिन इसका लेमिनार फ्लो टाइप लेयर में फ्लो ऐसे नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि ये जो छोटा सा थिन लेयर है जो सॉलिड सरफेस के साथ स्टिक कर जाता है वो ओवरऑल रेस्ट में रहता है। जैसे एक बीकर में हम या एक ग्लास में वाटर भर के रख दें तो हमारे लिए उसका कोई ओवरऑल मोशन नहीं हो रहा है, लिक्विड विल बी कंसीडर्ड एट रेस्ट। लेकिन अगर इसके मॉलिकुलर लेवल पर चले जाएं, इसके एटॉमिक लेवल पर चले जाएं, तो वो सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे, है ना? गॉट द पॉइंट और नॉट? दिस इज, ये मोशन तभी जीरो हो सकता है जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे चले जाएं। और वाटर के केस में तो जैसे ही 0 डिग्री C पहुंचोगे एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, उससे नीचे ये खुद ही सॉलिड में चेंज हो जाता है, आइस में बदल जाएगा। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स विद इन दिस स्मॉल लेयर भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली फिर इस लेयर से और इसमें कैसे हीट फर्दर ट्रांसफर होता है, दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू स्टडी। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, जो 2-4 पॉइंट हैं थ्योरी वाले वही नोट करने हैं, उतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक liquids generally decreases with increase in temperature. That is, conductivity of liquids decreases when temperature increases. जनरल नोटेशन तो ये है किसके लिए? नॉन मेटेलिक लिक्विड्स के लिए।
ये नोटेशन किसके लिए? नॉन मेटालिक लिक्विड्स के लिए, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन भी रहते हैं, तो यहाँ पे लिखो वाटर एंड ग्लिसरीन आर exceptions as conductivity of water first increases with temperature, later it decreases as shown। तो उसने बोला कि वाटर इसका एक्सेप्शन है। वाटर क्या है? नॉन मेटालिक लिक्विड है ना, नॉन मेटालिक लिक्विड है। तो इसमें कंडक्टिविटी कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा डिक्रीज नहीं करती है, पहले इंक्रीज करती है और फिर सर्टेन वैल्यू के बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। तो बीच में कहीं मैक्सिमा भी इसका मिलता होगा। तो जस्ट लाइक दिस डायग्राम बना दो, ये साथ में ये डायग्राम बना दो। जब हमारा टेम्परेचर 300 के इधर टेम्परेचर है और वर्टिकल एक्सेस पे कंडक्टिविटी है, ठीक है। ये जो डायग्राम बन रहा है ये वाटर के लिए बन रहा है। तो जब हमारा टेम्परेचर होता है 300 के केल्विन में, ये लिखा हुआ है, तब हमारा कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है 0.612, ठीक है। टेम्परेचर जब 400 के तक इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज करता जाता है और यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा? मैक्सिमम कंडक्टिविटी पे पहुँच जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है 0.688। 0.688 यूनिट यहाँ पे क्या क्या होगा? यहाँ यूनिट होगा के का वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। दिस इज द यूनिट फॉर द पॉइंट। इससे ऊपर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये फिर से डिक्रीज करने लग जाता है। तो पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं जो कि अगर हम देखें, कंपेयर करें, प्रैक्टिकली फाइंड की जाती है। ये जो आइस है, आइस का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एटम्स क्लोजली पैक रहते हैं, तो इजीली हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफ़र हो सकती है। सेम टेम्परेचर पर अगर हमारा वाटर है तो 0.612 वॉट पर मीटर केल्विन डिक्रीज कर जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में डिक्रीज कर जाएगी। अब लिक्विड का भी वेपर बना दें अगर हम, तो वेपर लेट से 373 के एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब के ऑफ वाटर वेपर ये बचता है 0.251 वॉट पर मीटर केल्विन। बात समझ आई? तो एक ही सब्सटेंस के देखो, हमने सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में उसको चेंज किया, वेपर फॉर्म में चेंज किया। सो वी कैन सी दैट सबसे ज़्यादा किसका है? सॉलिड का, फिर किसका है? लिक्विड का, फिर किसका है? गैस का। तो इन जनरल सबसे ज़्यादा सॉलिड का रहता ही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करो। इम्पॉर्टेंट मटेरियल है आपका मरकरी। इसमें लिखो
in liquids mercury has maximum thermal conductivity. So due to this, it is used in high heat flow rate operations such as nuclear power plants, etc. K of Hg होता है 8.43 वॉट पर मीटर केल्विन के अराउंड। ओके, अगर हम सेम टेम्परेचर की बात करें एट 300 के, ठीक है, तो दिस इज नोटेबली वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे हमारे सिंपल पावर प्लांट रहते हैं, तो पावर प्लांट में हमें कूलिंग की नीड पड़ती है ना, एक्सेसिव हीट को हटाने के लिए। तो जहाँ कूलिंग की नीड पड़ती है तो वहाँ वाटर सप्लाई किया जाता है ना, यहाँ से वाटर इन, यहाँ से वाटर आउट, तो इन एंड आउट। तो वाटर जब जाता है तो उसकी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, तो वो हीट वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसे कूल करता है। लेकिन जहाँ बहुत हाई हीट फ्लो रेट है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, ठीक है, तो उसके वॉल्स जो हैं वो मेल्ट ना कर जाए, तो वहाँ कूलिंग के लिए वाटर की जगह Hg को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है। तो ये हाई हीट को एब्जॉर्ब करके और वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो ये अपना कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड की बात हुई, ठीक है। तो इतना ही है इसमें थ्योरी में, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस।